दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। आमतौर पे हम में से बहुत लोग डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं। दुख का अनुभव तो हम सभी लोगों ने किया ही होता है। लेकिन कई बार हम जब वो दुख बहुत ज्यादा हो जाता है, एक लेवल के ऊपर चला जाता है, तब हम कहते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। तब हमें जैसे बिल्कुल हमेशा एक नेगेटिव सी फीलिंग रहती है, जीने का भी मन नहीं करता। आज हम इस कार्यक्रम में देखेंगे कि हमें इसके लिए दवाइयां क्यों नहीं लेनी चाहिए और हम क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को इस चीज से बचाने के लिए। क्योंकि ऐसा है कि हम लोगों को जिंदगी में चाहिए हुई चीज तो हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन हमारे मन के अंदर कितनी हमारी एक स्ट्रांग विल है, कि कितना हमारी आत्मबल कितना है, हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने भी अपने जिंदगी में बहुत मुसीबतों को देखा है, लेकिन मैं कभी भी दुखी नहीं होती थी। तो मैंने कई बार ये सोचा भी कि मैं इस डिप्रेस जो कहते हैं कि आमतौर पर ये डिप्रेस या वो डिप्रेस, मैं क्यों नहीं होती। क्योंकि फिर मुझे एहसास हुआ इस बात का कि मुझे आध्यात्मिक जगत में काफी रुचि थी। और काफी बचपन से ही, जैसे 18-19 साल की उम्र से ही, अगर हम इसको बचपन कह सकें तो इसमें मेडिटेशन के ऊपर काफी रुझान था। तो आत्मबल इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि लगा ही नहीं कि मैं दुखी हो सकती हूँ। लगता है देख लेंगे, सबको देख लेंगे, कुछ नहीं होता। तो और आज जो वक्त चल रहा है कोविड का, इस टाइम पर भी हम में से बहुत लोग किन्हीं किन्हीं की नौकरी चली गई है, किसी का पैसा डूब गया है, किसी का काम धंधा बिल्कुल ही ठप है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में लोग बहुत ही दुख का अनुभव कर रहे हैं। और चलिए आज इस कार्यक्रम में देखते हैं कि हम किस तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं, किन कारणों से होता है, क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये है हमारी संस्था और ये है हमारा आज का कार्यक्रम, डिप्रेशन या हम कह सकते हैं अवसाद। दोस्तों, हमारे देश में 5 करोड़ 60 लाख से ऊपर, 65 लाख से ऊपर लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और ये जो गणना है ये 2015 की है। इसका सोर्स है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ही 5.7 करोड़ हमारे देश में लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, और चाइना में 5.5 करोड़। यूं कह सकते हैं कि विश्व भर में हमारे देश में काफी ज्यादा संख्या में लोग हैं डिप्रेशन के जो शिकार हैं। लेकिन इस वजह से भी हो सकता है कि हमारे देश की आबादी ही इतनी ज्यादा है। अगर आप बाकी देश की आबादी के हिसाब से अगर लगा के देखें तो ऐसा है कि और इतने शायद ज्यादा ना भी लगे। और दूसरा ये भी है दोस्तों कि हमारा विश्व में ही एक ऐसा देश है जो रूहानियत से भी भरा हुआ है। और ऑप्शंस यानी उपाय, या जो हम देखें कि बाहर निकलने के रास्ते, मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा हमारे देश में मौजूद है। हमें बस देखने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि डिप्रेशन की हमें दवाइयां कभी नहीं खानी चाहिए। हम धीरे धीरे इन बातों पर भी आएंगे कि दवाइयां क्यों नहीं खानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि दिमाग संबंधी कोई भी हमें तकलीफ होती है, इसके लिए दवाएं हमें बिल्कुल बेकार कर देती हैं। हमें नहीं खानी चाहिए, खासकर दिमाग संबंधी बीमारियों के लिए। और हमारी संस्था तो ये कहती है कि किसी भी बीमारी के लिए आप दवाएं ना खाएं, क्योंकि दवाएं सिर्फ रसायन है और साइड इफेक्ट के बिना आती नहीं है। अब देखें डिप्रेशन का किन किन दवाओं से इलाज होता है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर, जिसको हम प्रोजैक कहते हैं। फिर ड्यूअल एक्शन एंटी डिप्रेसेंट, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये कई तरीके की दवाएं हैं जिनको डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन होता क्या है कि दवाइयां हमारे शरीर में, हमारे खून में सेरोटोनिन को बढ़ा देती है। ये खुशी वाला हार्मोन है जो हमारा शरीर जिसका स्राव करता है। और इससे हड्डियां जो हैं कमजोर होने लगती हैं। आपकी आंतें और आपके नर्वस सिस्टम जुड़े हुए हैं, तो हड्डियों को कमजोर करने वाली दवाएं हम क्यों खाएं। दोस्तों, डिप्रेशन की दवाइयों से काफी साइड इफेक्ट होते हैं। हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, मगर डिप्रेशन की दवाइयों से जो खास साइड इफेक्ट होते हैं वो ये हैं कि आपको नींद आती है या नींद आती ही नहीं, सर दर्द होता है, उल्टी जैसी फीलिंग, उबकाई आ रही है, जैसे कि आपको बिल्कुल भी सेक्स की इच्छा ही नहीं होगी, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, या फिर वजन बहुत बढ़ जाएगा, सकारात्मक सोच में कमी आती है। आप दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे कि एक बार आपने दवाई लेनी शुरू कर दी, फिर उस दवाई को आप अचानक तो रोक ही नहीं सकते, खासकर मानसिक बीमारियों वाली दवाइयों पर। लेकिन आप इन दवाइयों पर निर्भर भी हो जाते हैं कि नहीं लिया तो ऐसे हो रिएक्शन हो रहा है, वैसे रिएक्शन हो रहा है, आपको ज्यादा लेना पड़ रहा है।
या फिर आप भावना शून्य, बिल्कुल कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करें, ऐसे हो जाते हैं आप। लेकिन हम हमारी जो अगर देश में हम बात करें, तो हम इसके बारे में बातें ओपनली क्यों नहीं करते, सबके सामने क्यों नहीं करते, या खुल के क्यों नहीं बात करते? इसकी भी बहुत सारी वजह है। या तो हमारे अंदर जागरूकता का अभाव है। दोस्तों, जिस देश में इतनी आबादी हो, जहाँ पे कि जैसे रोटी कपड़ा मकान में ही लोग फंसे हुए हों, तो मानसिक बीमारियों को बीमारी समझने का टाइम किसके पास होता है? या तो हम ये सोचते हैं कि इसका इलाज महंगा है। अगर आप इलाज कराने जाएं तो इलाज महंगा आता है, लेकिन हम कहते हैं कि आप इसका इलाज जो डॉक्टरी तरीके से जो कराते हैं वो कराइए ही मत। आप साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से बात करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप बेशक चाहें कंसल्टेशन लें, बात करें, लेकिन दवाइयां ना खाएं। अज्ञानतावश, जैसे कि मैंने कहा कि हम इसके बारे में ज्यादा, एक तो जानकारी नहीं रखते, जागरूकता नहीं है, या तो फिर हम ये भी सोचते हैं कि हाँ ये कुछ है नहीं। सामाजिक और पारिवारिक दबाव, अरे इसका दिमाग ही खराब है, अरे इसको ऐसे होता है वैसे होता है, इस तरह से करके एक डिप्रेस बंदे को हम छोटा भी करने लग जाते हैं, उसको ताने मारना या कुछ सुनाने की भावना भी आ जाती है। तो इस वजह से भी हमें, शर्म की वजह से हम इसके बारे में बात नहीं करते। सहानुभूति की कमी है, हमें लगते हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्या है, या फिर इसको हम एक धब्बा भी समझते हैं। किसी का अगर शरीर में कोई बीमारी है तो वो दिख रही है, लेकिन मन की बीमारी बाहर दिख भी तो नहीं रही, और जहां दिख नहीं रही वहां एक धब्बा भी हो जाता है कि पता नहीं कितना बीमार है। तो ऐसे बंदे का करियर जैसे स्टेक पे आ जाता है कि भैया रहेगा भी कि नहीं, नौकरी भी कर पाएगा कि नहीं, फिर पारिवारिक जीवन भी, अरे पता नहीं इसको क्या हो गया है, ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन इसके लक्षण क्या क्या है? शुरू में जब आपको डिप्रेशन होता है, मूड अक्सर आपका खराब रहता है, शौक कम रोजमर्रा की जिंदगी में, या फिर वजन बढ़ जाता है, या वजन कम हो जाता है, खाना पीना आप कम कर देते हैं, थकान रहती है हमेशा, खुद को दोषी दोषी मानने लगते हैं, जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है या आपको ये भावना आ रही है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उसमें आप खुद को ही एक जिम्मेदारी अपनी देने लगते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं किसी काम में, दुखी रहते हैं, या फिर अक्सर आपको आत्महत्या के ख्याल आते हैं, निराशावादी बन जाते हैं आप, गुस्सैल हो जाते हैं किसी चीज में, जैसे पहले कहा गया शौक नहीं रहता, दिनचर्या में ही कोई शौक नहीं है, बेसब्र हो जाते हैं, जल्द खिंचते हैं, आप नहीं रहते, आपके अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल बदल सी जाती है, आप बिल्कुल दूसरों से अलग थलग रहने लगते हैं। और ये मात्रा में महसूस होता है, हर किसी को एक जैसा नहीं महसूस होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, और उसके जो मतलब उस समय जो मनोभावनाएं आती हैं वो भी अलग अलग डिग्री में आती हैं। किसी को तो लगता है कि मैं खत्म ही कर लूं खुद को, और वो कर भी लेते हैं। किसी को कभी लगता है कि खत्म कर लूं, फिर उनका मन लड़ने को भी करता है कि नहीं मैं हालात से लड़ूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। अब इसके कारण क्या क्या है दोस्तों? इसके कारण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों हो सकते हैं। तनाव इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने डिप्रेशन को महसूस किया है, या फिर किसी के कोई ऐसा परिवार का सदस्य है आपका जो डिप्रेशन से पीड़ित है? लगातार जब जिंदगी में हमारे को असफलता मिलती रहती है, जहां हमने हाथ मारा वहां हार हाथ लगी, तो ऐसे में भी हमारा मन कई बार बहुत विचलित हो जाता है, तनावग्रस्त तो होता ही है, लेकिन एक मन अपने आप को छोटा भी महसूस करने लगता है। आप प्यार में असफल हैं, आपने किसी को चाहा, वो आपका नहीं हो पाया या नहीं हो पाई, जहां आप चाहते थे वहां आपकी शादी नहीं हो पाई, आपने किसी को बहुत पसंद किया लेकिन उसने आपको रिजेक्ट किया, उस वजह से भी आपके मन में डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ सकती है। नौकरी या बिजनेस में अगर आप असफल हैं तो भी हो सकता है। पढ़ाई में असफल हैं दोस्तों, हमारे देश में आमतौर पर माँ बाप की आदत होती है बच्चों को एक पर्टिकुलर दिशा में धकेलने की, या एक डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाएं। कई बार हमें कितनी खबरें न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलती हैं कि फलाना शहर में जहाँ पे की बहुत ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में असफल है, जहां उनको धक्का दिया गया वो वहां पे कामयाब नहीं हो पाए, वहां कर नहीं पा रहे हैं, कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको तनाव है, तनाव से डिप्रेशन है, इस वजह से कुछ हो रहा है। या खुद से आप नाखुश हैं, आप या तो अपने शरीर से नाखुश हैं कि मैं देखने में कैसा लगता हूँ या कैसी लगती हूँ, इसके बारे में आपके अंदर बहुत ही एक जागरूकता होती है कि अवेयरनेस है कि मैं ऐसा दिखता हूँ लेकिन ऐसा दिखना चाहता था या चाहती थी, तो आप उस वजह से नाखुश हैं।
या अपनी किसी चीज को याद करने की काबिलियत, जैसे कि पढ़ाई लिखाई में कई बार ऐसे होता है कि किसी चीज को याद करने की काबिलियत कम होती है, या किसी को याद रख के उसको समय पर दोहराने की काबिलियत कम होती है। किसी भी वजह से, इन वजहों से आपके मन में डिप्रेशन जैसी भावना आ सकती है। इनका घर परिवार सुंदर सुशील और अच्छा होता है, मन चाही सारी चीजें उनको मिली हुई होती हैं एक तरीके से देखा जाए, लेकिन तब भी वो नाखुश हैं। ऐसे में ये भी देखना बहुत जरूरी है कि भाई हमारी खुशी या शांति की परिभाषा क्या है। अगर ऐसी परिभाषा है जो अनअटेनेबल है या जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, आप आसमान में चांद की तरफ इशारा करके कह रहे हैं वो चाहिए वो नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में इसको लेकर एक नकारात्मक जो भावना है वो आ ही जाती है। दोस्तों, जो तनाव है इसकी वजह से हमारे बाल, हमारे दिमाग, हमारी मसल्स, हमारी पाचन, हमारी त्वचा, हमारा मुंह, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, दिल, फेफड़े और हमारी प्रजनन प्रणाली जो है, ये सारी ही प्रणाली जो इस पे असर पड़ता है। और अगर आपके दिमाग पे असर पड़ा तो नींद ना आना, सर में दर्द, पर्सनैलिटी आपकी बदल जाना, आपका इरिटेबल हो जाना, यानी आप खिंचते हैं बहुत जल्दी, एंजाइटी, बहुत बेसब्र हो रहे हैं, और डिप्रेशन, ये सारी ही चीजें आ जाती हैं। ब्रेन केमिस्ट्री में कई बार बदलाव आ जाता है तनाव या किसी दुर्घटना की वजह से। ये भी एक कारक है जो डायरेक्टली हमारी वजह से तो नहीं है, लेकिन हमारी ब्रेन केमिस्ट्री में बदलाव आ गया है, तो उस वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है। आमतौर पे हमारे देश में हम सभी को यही कहा जाता है कि भाई अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करो, चाहे वो शरीर की जरूरत हो चाहे मन की, और परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभाओ, है कि नहीं? हमारी एक संस्कृति ही ऐसी है जिसमें हम सभी को, चाहे हम स्त्री हों चाहे पुरुष, अगर विवाहित हैं तो हमसे कहा जाता है परिवार को, पत्नी बच्चों को पहले देखो, पत्नी है तो कहते उसको कहा जाता है कि भाई बिल्कुल 16 हाथ होने चाहिए आपके, हर काम में बिल्कुल बहुत अच्छे। तो अपनी जरूरतों को छोड़ो, परिवार को देखो। अगर माँ बाप के साथ रहते हैं तो भी कहीं ना कहीं इस तरह की जिम्मेदारी होती है कि भाई मुझे कमाना है पहले, तो इसलिए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके परिवार की जरूरतों को देखें। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई बार जब इस तरह की चीज एक लेवल के ऊपर हो जाती है ना, तो हम दुखी रहने लगते हैं, हमें लगता है यार हमने क्या पाया, हमने क्या किया अपनी लाइफ में, हम अपने आप को क्या बना पाए। इसलिए चलिए इन सब के उपाय हैं हमारे पास, जो हम बाद में देखेंगे एक एक करके। बहुत सारे उपाय हम लेकर आए हैं दोस्तों आपके सामने। परिवार का ख्याल रखते हुए अपने शरीर और अपने मन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें एक सेल्फ अवेयरनेस जो कहते हैं, एक जागरूकता, एक आत्मसात करने की जरूरत है अपने आप से, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या होता है। इसके शारीरिक भी कई सारे कारण हैं दोस्तों। शारीरिक कारणों में, आप लंबे समय से बीमार हैं, आपको कोई बीमारी के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, इस वजह से भी हो सकता है। आपको, जैसे हमने पहले कहा, कि आपको अपना शरीर नहीं पसंद, खासकर जो जवान बच्चे होते हैं उनको कई बार अपनी हाइट नहीं पसंद आती, लंबे होना है, या अपनी आंखें नहीं पसंद आती। लड़कियां हैं, अपने बाल नहीं पसंद आते, वो कहती हैं कि मेरा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, स्माइल अच्छी नहीं है, हाइट अच्छी नहीं है, ये छोटा है वो बड़ा है, इत्यादि। हम सभी माँ हैं, हम सभी, हम में से कई लोग पिता हैं, हम सभी, हम में से कई लोग किसी के भाई, किसी की बहन, किसी की बेटियां हैं। क्या हमने अपने परिवार में किसी को ऐसे नहीं देखा? देखा जरूर होगा, ये होता है। और डिलीवरी के बाद जब आपके हार्मोन्स एकदम से गिरते हैं, तो उस समय भी आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन करके वो हो सकता है, लेकिन वो जो है ज्यादा दिन नहीं ठहरता। आप ख्याल रखें, एहसास आए आपको, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आपका अगर शारीरिक या यौन शोषण कभी हुआ है जीवन में, तो उस वजह से भी डिप्रेशन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज है जिसको सह पाना और उसके बाद अपने आप को नॉर्मल रख पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, अगर बचपन में माँ को बच्चे से अलग किया जाए तो बच्चे के दिमाग पे असर करता है, और ऐसा बच्चा अक्सर बड़ा होकर जल्द ही तनावग्रस्त हो जाता है, या तनावग्रस्त होने की संभावनाएं उसके जीवन में ज्यादा आ जाती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बचपन से ही इस तरह की भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं कि आपको माँ से अलग किया गया, तो आपका दिमाग जो है तनाव के हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर कम बनाता है, और ये हार्मोन्स आपके खून में ज्यादा देर रहते हैं और देर लगती है उन्हें बाहर निकलने में। और ये इसी तरीके से चलता है जब तक आप खुद
अपने आप को हील नहीं कर लेते, गुणी नहीं कर लेते, ठीक नहीं कर लेते। अब ये एक बहुत जरूरी देखने की चीज है दोस्तों कि क्या हमारा खाना जो है वो डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार हो सकता है? कहाँ दिमाग और कहाँ पेट? हमें नहीं लगता ना कि खाना जिम्मेदार हो सकता है। दोस्तों, ये इस वाले खाने को देखकर, इतना तरह के रंगीन खाने को देखकर आपका क्या मन कर रहा है? खाने का मन कर रहा है ना? बहुत सुंदर, खाने को दिल कर रहा है ना? क्योंकि हमारी आंखें रंगों को देखने के लिए बनी है, और प्रकृति ने इतनी सारी रंगीन खाने की चीजें दी ही इसलिए हैं कि ताकि हम इस खाने की तरफ आकर्षित हों और इसे खाएं। लेकिन जब हम ये वाला खाना खाते हैं, आमतौर पर हमारे देश में दोस्तों हमें चिकन और अंडा खाने की बहुत आदत है। इस चिकन और अंडे में एराकिडोनिक एसिड होता है, जो ब्रेन इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। हालांकि ये एराकिडोनिक एसिड जो है इन पशुओं में भी होता है, सुअर में या गाय में, लेकिन कम। और हमारे देश में अगर कहा जाए तो हम अंडा और चिकन का, जो लोग मांस खाते हैं वो चिकन और अंडे तो बहुत खाते हैं, और ये ब्रेन के सूजन में के लिए जिम्मेदार होता है, यानी ब्रेन इन्फ्लेमेशन। दोस्तों, जिसकी माँ उसका दूध। अब गाय की माँ है तो गाय के बछड़े के लिए है उसका दूध, और अगर इंसान की माँ है तो इंसान के बच्चे के लिए है उसका दूध। लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो जबरदस्ती दूसरे चौपाए का दूध पीता है, और दही बना के खाता है, और पनीर उसको खाना होता है, चीज भी बनाना होता है। गाय कभी भी घोड़े का दूध पीने नहीं जाती, घोड़ा कभी हाथी का दूध पीने नहीं जाता। क्या होता है कि हमारे शरीर में इन जानवरों के दूध को निकालते समय इन जानवरों के अंदर जो भावनाएं आती हैं, जो दुख की भावनाएं आती हैं, जैसे गाय को उसके बछड़े से अलग किया जाता है उसका दूध निकालने के लिए, लेकिन जब उसके दूध को निकाला जाता है तो गाय बहुत ही टेंशन में होती है, वो स्ट्रेस में होती है, तनाव में होती है, और उसका वो तनाव वाला हार्मोन जो वो उसका शरीर बनाएगा वो दूध में आता जरूर है। ये सब बातें आपको डेयरी इंडस्ट्री बताएगा नहीं, क्योंकि उसको अपनी मार्केटिंग करनी है और दूध बेचना है। आप अभी भी देखें, पियो ग्लास फुल दूध ही आएगा। लेकिन आप ये सोचें कि उन जानवरों के अंदर भी भावनाएं होती हैं। आप जब कोई जानवर का आप मांस खाएं, भले ही दूध नहीं, आप मांस भी खाएं, तो उस जानवर को मारते समय उसके मन में, जो उसके शरीर में जो तनाव पैदा होगा, वो आएगा उसके मांस में। गाय को बछड़े से अलग करके जब उसका दूध निकालेंगे, उस गाय के शरीर में जो तनाव होगा, जो मन व्यथित होगा उसका, आप सोचें कि आपके बच्चे को आपसे दूर किया जा रहा है, जो नवजात बच्चा है, जो आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हम सभी औरतें हैं, हमारे मन में क्या भावनाएं आएंगी? क्या तनाव नहीं पैदा होगा? जब हम माएँ होती बनती हैं, जब हम बच्चे को दूध पिलाती हैं, हमसे कहा जाता है कि टेंशन नहीं लो, बिल्कुल शांत मन से उसको दूध पिलाओ। क्यों? क्योंकि हमारे अगर शरीर में या मन में टेंशन है तो वो हार्मोन्स हमारे शरीर में भी बहेंगे, और वो दूध के सहारे उस बच्चे को मिलेंगे। इसीलिए हमें अक्सर हमारी माएँ शांत रहने को बोलती हैं। अगर हम सासों के पास रहें तो शांत कहती हैं, हमें बताया जाता है कि शांत रहकर आप दूध पिलाइए बच्चे को, है कि नहीं? उसका दूध उसके लिए है। अगर उसके बछड़े को उससे अलग करके उसके शरीर से दूध निकाला जाए और हम उस दूध को पिए, तो उसके अंदर जो तनाव है वो दूध के सहारे हमारे शरीर में आएगा ही आएगा। हम उससे अछूते कभी भी नहीं रह सकते। और हमारे ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन की एक बहुत बड़ी वजह है ये, जिसकी वजह से हम दुखी महसूस करते हैं। आप अगर ये सारे इन पदार्थों को छोड़ दें तो आप महसूस करेंगे कि आप बहुत हल्के फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आपका सब ठीक हो रहा है, इस तरह की भावना आती है। और अगर हम चूना खाते हैं तो मेर्क्यूरी टॉक्सिसिटी की वजह से भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। दोस्तों, अगर हम शुगर लेते हैं, कॉफी लेते हैं, शराब लेते हैं और प्रोसेस्ड खाना हम लेते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि इससे हमारी पेट की माइक्रोबायोटा, हमारे पेट में 100 ट्रिलियन, आप सोचिए कई 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 अरब जीवाणु रहते हैं, और इन सब खाने के सेवन से उन जीवाणुओं की जो मात्रा है, जीवाणु और विषाणु भी आप कह सकते हैं, दोनों मिलके रहते हैं, यानी कि हम अच्छा खाना खाएंगे तो वो जीवाणु बनेंगे। अगर वो हमारा खाना खराब है या इस तरीके के खाने हमारे खाने में शामिल हैं तो वो विषाणु बन जाएंगे। और कैफीन क्या करता है? वो एड्रेनलिन के असर को मिमिक करता है, यानी उसको इमिटेट करता है, उसको कॉपी करता है, लेकिन हमारे शरीर में ताकत नहीं देता। चीनी अपने आप में एक बहुत ही खराब चीज है। ये हमारे पेट की माइक्रोबायोटा को, जिसको हम माइक्रोबायोटा कहते हैं, अरबों जीवाणुओं को, उसको वो बदल देती है, उसके कॉम्पोजिशन को वो चेंज कर देती है। चीनी जब हम ज्यादा खाते हैं, यानी फलों में मिली हुई चीनी नहीं, जो प्राकृतिक है, हम चीनी, जैसे जो केमिकल वाली चीनी जो बाजार में चीनी मिलती है, उसको अगर हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर में विषाणुओं को पैदा कर देता है, क्योंकि उसको खाने वाले विषाणु फिर हमारे पेट में पैदा होने लगेंगे।
अल्कोहल से, प्रोसेस्ड खाने से जिसमें ताकत नहीं है, उसमें भी यही प्रभाव पड़ता है। और भी वजह है, अगर हमारी ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या व्हीट एलर्जी है, इसकी वजह से भी हमारा शरीर एक ऑटो इम्यून रिएक्शन पैदा करता है और उसकी वजह से लीकी गट हो जाता है। लीकी गट यानी हमारी आंतों से अनचाहे प्रोटीन्स जो होते हैं वो बाहर खून में आ जाते हैं और उसकी वजह से हमारा शरीर जो ऑटो इम्यून रिएक्शन पैदा करता है उसकी वजह से थायराइड फंक्शन कम होता है और थायराइड फंक्शन के कम होने की वजह से हमें डिप्रेशन हो जाता है। आपके शरीर में B12 की कमी, अगर आप एसिड रिफ्लेक्स रोकने वाले ड्रग्स लेते हैं, एसिड रिफ्लेक्स यानी आपको चेस्ट में बीच में जहां से खाना नीचे जाता है वहां से जलन की फीलिंग आती है, अक्सर आपको लगता है खाना पेट में से ऊपर आ रहा है, और उसको रोकने वाले अगर आप दवाइयां लेते हैं उससे आपको B12 की कमी हो जाएगी और फिर आपको डिप्रेशन होने की संभावना रहती है। को पसंद नहीं करते हैं, आजकल हमारा जीवन भी ऐसे ही हो गया है और 1.5 साल से तो ऐसे ही चल रहा है कि कमरे के अंदर रहें, घरों में रहें, अगर नहीं चाहिए हो तो बाहर ना निकलें। तो ऐसे में हमारे शरीर में D3 की कमी तो प्राकृतिक रूप से हो जाएगी क्योंकि हम धूप में जा ही नहीं सकते। और वैसे भी हम लोग सोचते हैं त्वचा हमारी काली हो जाएगी, धब्बे आ जाएंगे, और हम इस चीज के लिए बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। हम अवॉइड करते हैं सूरज की रोशनी में जाना, लेकिन आप ध्यान दें कि सूरज की रोशनी जीवनदायी है। अगर सूरज की रोशनी ही ना हो तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, कुछ भी नहीं उगेगा, सिर्फ रात ही रात हो 24 घंटे, तो आप सोचो कैसा जीवन होगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये सीजनल डिप्रेशन होता है, जैसे कि जब सूरज की कमी होती है तब हमें लगता है कि हमें कोई काम वाम नहीं करना है, आज तो सूरज ही नहीं होगा। जैसे ही सूरज आता है हम लोग उठ जाते हैं कि चलो दिन चढ़ाया है, अब काम करना है, अब कपड़े धोने हैं, ऑफिस जाना है या सामान खरीदना है, मार्केट जाना है, घूमना है। ये ऐसी भावना कितने लोगों को आती है दोस्तों? मुझे तो बहुत आती है। आप में से कितनों को ये भावना आती है? सूरज की रोशनी से ही हमारा शरीर D3 बनाता है। अगर ये नहीं हो तो हम D3 नहीं बना सकते, हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे किसी दिन बारिश का मौसम है, बहुत बारिश हो रही है, काफी सैड सा, दुखी सा नहीं महसूस होता? क्योंकि जिस दिन सूरज नहीं होता उस दिन मुझे भी बहुत दुखी से महसूस होता है। अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो ठीक है, लेकिन अगर बहुत बूंदाबांदी सी हो रही हो और सूरज ना हो तो बड़ा दुखी दुखी सा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो शरीर की जो बनावट है वो सूरज के उगने और सूरज के ढलने पर निर्भर है, और सबसे ज्यादा हम खाने का जो चयापचय है वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ही कर पाते हैं। रात को तो हमारा डाइजेशन भी कम हो जाता है और डाइजेशन पे हमारा कोई काबू नहीं है, लेकिन हमारा शरीर ही इस तरह से बना हुआ है। शरीर में अगर फोलेट की कमी है, फोलेट एक बी विटामिन है, इसकी कमी होने पर भी डिप्रेशन की संभावना रहती है। ओमेगा 3 की कमी है, या आप प्री डायबिटिक है उसकी वजह से भी, या फिर आप अगर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं तो आपके गट फ्लोरा यानी आपके पेट में रहने वाले अरबों जीवाणुओं की संख्या में बदलाव हो जाता है। यानी अच्छे वाले सारे मर जाते हैं, बुरे वाले सारे जिंदा रहते हैं। दोस्तों, हमारा जो शरीर है ये भी एक इक्विपमेंट है, ये एक मशीन है, और इस मशीन को में हमारा जो दिमाग है वो भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसको डॉक्टर्स भी अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। और अगर इसमें दवाइयों का आपने प्रयोग किया तो आपकी गट फ्लोरा में बदलाव हो जाता है। इसके बारे में हम थोड़ी और डिटेल में आगे बात करेंगे। और इस वजह से आपको मूड में बदलाव हो जाता है, सिर दर्द है, बदन दर्द है, क्योंकि आपके शरीर को तो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की जरूरत है ही, आपके दिमाग को भी उन्हीं पोषक तत्वों की जरूरत है जो आपके शरीर को चाहिए। आगे देखते हैं प्रभाव कैसे पड़ता है। तनाव जो है ये आपकी गट की माइक्रोबायोटा को बदल देता है, इसलिए जितना ज्यादा आप तनाव को लेंगे उतना ज्यादा आप सोचें कि आपके पेट में जो जीवाणु जी रहे हैं वो मर रहे हैं, अच्छे वाले मर रहे हैं और बुरे वाले जिंदा रह रहे हैं। और कुछ तरीके के जीवाणु आपके दिमाग के रसायनों के उत्पाद पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, सोचिए कि जब आप किसी अच्छी चीज के बारे में अपने मन में भी कल्पना करते हैं, आपने पहाड़ों के बारे में सोचा तो आपको खुशी महसूस होती है, क्योंकि मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में कोई हार्मोन्स ऐसे पैदा हो रहे हैं जो आपको खुश कर रहे हैं। यही आप सोचें आपके सामने शेर या भालू आ जाए तो आपके शरीर में एड्रेनलिन आ जाएगा, जो कि तनाव का हार्मोन है, जो कहेगा भाग, यहाँ लड़ना मुश्किल है कि नहीं? तो इस तरीके के का कॉन्स्टेंटली पूरे दिन हमारे शरीर में चलता रहता है कि अच्छे और बुरे, जैसे जो तनाव वाले हार्मोन्स हैं, खुशी वाले हार्मोन्स हैं, सारे पैदा होते रहते हैं हमारी भावनाओं के हिसाब से और हमारी सोच के हिसाब से कि हम कैसा सोच रहे हैं। सामने वाले ने टेंशन दिया, अगर हमने उसने टेंशन को लिया तो फिर हमारे अंदर बदलाव आता है। अगर हम सोचते हैं कि ठीक है
देख लेंगे, हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, कुछ ना कुछ करके देखते हैं। तो आपने उसको नहीं लिया, तो आपके अंदर वो चेंजेस नहीं है। इस तरीके से काम करता है। जब हम इसके बारे में ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, तब हम आने सामने से आती हुई किरणों को रोक भी सकते हैं। अगर वो हम नहीं चाहते, बुराई वाले हैं किरणें आ रही हैं, तो हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि हम इतने पावरफुल हो जाते हैं। और बदले हुए जीवाणु कई तरीके की दिमाग संबंधी बीमारियों के कारण बनते हैं। डिप्रेशन, आपको एंजाइटी हो जाएगी, बेसब्र आप होते हैं, पार्किंसन हो जाता है, ऑटिज्म के भी ये जिम्मेदार है। सोचिए, यहां तक प्रभाव करते हैं आपकी गट की माइक्रोबायोम। दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे लिए समझना जरूरी है, थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपकी आंतों को, यानी आपके गट को दूसरा दिमाग कहा जाता है, सेकंड ब्रेन। और आपका जो गट और ब्रेन का जो कनेक्शन है, ये बहुत ही सॉलिड, एक जुड़ा हुआ है। हालांकि हमें लगता नहीं है कि हमने पेट में खाया, दिमाग पे कहाँ से लगेगा, लेकिन लगता है। क्योंकि हम पुराने जमाने में भी देखें, हमें दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना होता था, तो ऐसे हमें काढ़े या हमारे ऐसी चीजें बना के दी जाती थी कि इतनी मिश्री खाओ, इतना ये खाओ, इतना ड्राई फ्रूट मिलाओ और इसे खाओ, क्योंकि वो जा रहा है दिमाग में असर करने के लिए। आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं कम्युनिकेशन के लिए। उसी तरीके से जब ये आपके पेट में बनते हैं, तो इनको न्यूरोपेप्टाइड्स कहा जाता है। आपके पेट से लेकर आपके दिमाग तक एक सुपर हाईवे बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व। और ये नर्व जाती है और दिमाग का जो संदेश होता है उसे लाकर पेट तक पहुंचाती है। हमारी खुशी का हार्मोन है सेरोटोनिन, और 90% सेरोटोनिन, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके पेट में बन रहा है। यानी कि अगर आप अच्छी चीजें, प्राकृतिक चीजें, ऐसी चीजें जिनमें लाइव एंजाइम्स हैं, जो जाकर आपके शरीर पर अलग अलग टिश्यूज पर असर कर सकती हैं, वैसा खाना अगर आप खाते हैं, तो आपके 90% खुशी वाला हार्मोन आपके पेट में बनेगा और पूरे शरीर में फैलेगा। और लगभग 50% डोपामिन, जो कि खुशी वाला हार्मोन है, ये भी आपके पेट में ही बनता है। तो सोचिए, हमें अपने पेट को ठीक रखना कितना जरूरी है अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू अ स्टमक। मैं कहती हूँ कि द वे टू योर ब्रेन इज ऑल्सो थ्रू योर स्टमक ओनली। यानी कि आपके दिमाग तक पहुंचने का रास्ता भी आपके पेट में से ही निकल के जा रहा है। अगर आप चीनी खाते हैं, तो ये आंत में आपके संतुलन को बिगाड़ देती है। और किसके संतुलन को? माइक्रोबायोटा के संतुलन को। और टॉक्सिन्स बना देती है। और ये टॉक्सिन्स फिर जाके पूरे शरीर में फैलते हैं और दिमाग पे भी असर होता है। आपका एसिमिलेशन एलिमिनेशन, यानी कि खाने की चीजों का चयापचय और अनचाही चीजों को बाहर निकाल फेंकना, ये खराब हो जाता है। फिर इसके सामाजिक कारण भी हैं। दोस्तों, सामाजिक कारण को देखने के पहले मैं एक चीज और बता दूं कि हमारे शरीर में, हमारे दिमाग पर असर ना हो, इसीलिए कुदरत ने हमें एक मजबूत खोपड़ी दी है, ताकि बाहर से कोई भी चीज उस पर आसानी से लग ना सके। और हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो उसमें एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, BBB। यानी कि हमारे शरीर में जो भी चीज जा रहा है, उसको हमारा लिवर निकालने की कोशिश करता है टॉक्सिन बताकर, और दिमाग तक पहुंचने नहीं देता। लेकिन ये जो साइकेट्रिक दवाइयां होती हैं, साइकोटिक जो दवाइयां होती हैं, ये सीधा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके दिमाग पर असर करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इन दवाइयों के चक्कर में मत पड़िए, धीरे धीरे इन दवाइयों को घटाइए। और हम आपको आगे उपाय जब बताएंगे, तब उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डिप्रेशन के सामाजिक कारण भी हैं दोस्तों। या तो परिवार का माहौल की शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत हैं, या तनाव है, या किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी, जिससे आप बहुत ज्यादा निकट हो, करीबी हो, और आपको वो चीज दिल पे बहुत लग रही है तब। नौकरी में समस्या है तब। अब आते हैं इनके उपाय पर। आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जागरूकता के इस पे चले, तो हम क्या हासिल करके अपने आप को इधर से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, कभी भी आपके मन में ऐसा ख्याल आता है ना कि मैं अपनी ही जान ले लूं, अपने जीवन को खत्म कर दूं, तो आपने 1 मिनट अपने शरीर से पूछा है कि वो क्या कहता है? वो जीना चाहता है या जाना चाहता है? आप तवे की तरफ गर्म तवा लगाकर उसके ऊपर हाथ रखने जाएं, 1 मिनट में आपका हाथ पीछे हटेगा। गर्म चीज सामने है तो दिमाग कह रहा है कि हाथ हटा लो, हाथ जल जाएगा। उस तरीके से अगर आप अपने शरीर से बात करें, तुम क्या चाहते हो, वो कहेगा मैं तो भाई जीना चाहता हूँ, जैसे कोई भी हालात हो मैं लड़ लूंगा, देख लेंगे। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे को जाना ठीक है, चलो चले जाते। आप 1 मिनट के लिए अपने दिमाग को बिल्कुल बंद करते हैं, तब लगता है कि हाँ कूद जाए।
लेकिन सोचें तो पीछे जरूर हटेंगे। दोस्तों, चाही हुई चीज तो किसी को भी नहीं मिलती ना। हम में से कितने हैं जिन्होंने जो चाहा वही मिला, एग्जैक्टली वही होता है। ऐसे भी कई लोग हैं जो इतना कुछ होने के बाद भी दुखी होते हैं। लेकिन एक शुक्राने की डायरी जरूर लिखें। मेरे को पूरा विश्वास है कि हम सभी के जीवन में ऐसे वक्त जरूर आया होगा जब हमने जो चाहा है वो मिला है, या फिर जो हुआ है वो अच्छा हुआ है हमारे साथ। तो उस शुक्राने की डायरी में लिखना शुरू करें। आप अपने लिए बना के रखें, कोई ना पढ़े इसलिए उसको छुपा के भी रखना चाहे रखें, लेकिन डायरी जरूर रखें और उसमें लिखें कि मुझे क्या क्या मिला है। खुद से प्यार जरूर करें। दोस्तों, हम प्यार के लिए किसी और से अप्रूवल मांगते हैं। मैं सुंदर हूं, मैं ठीक लग रहा हूं, मैं हैंडसम हूं, मैं गुड लुकिंग हूं कि नहीं, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। हम खुद से नहीं प्यार करते, हम किसी के मोहताज हो जाते हैं। आज के बाद आप अपने अंदर बार बार ये बोलें कि हम किसी के मोहताज नहीं, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। हमारी जैसी जैसी अपने बारे में आत्मसात होगा, हम खुद को देखने लगेंगे, हम खुद को बदलेंगे, ठीक करेंगे। लेकिन हम किसी से पूछकर किसी ने हमें प्यार नहीं दिया तो हम उसकी वजह से दुखी नहीं होंगे। नहीं बनना मुझे किसी और के जैसा, क्योंकि मेरे रब ने बनाया ही नहीं कोई मुझ जैसा। ये वाला अप्रोच आप रखें। आप जो भी फील कर रहे हैं, कभी भी हम दुखी होते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए जरूर ताकत मिलती है। पहले आप प्राणायाम सीखें, इसे करें। प्राणायाम में श्वास को जब हम नियंत्रित करते हैं, हम जब सांस इधर से निकालें इधर से छोड़ें, या इधर से निकाल लें और इधर से छोड़ें, उस समय हम अपने मन की गति को रोक सकते हैं, ख्यालों को रोक पाते हैं, क्योंकि हमारे ख्यालों का ध्यान सांसों की तरफ होता है। मैंने भी प्राणायाम जब करके देखा तब मुझे विश्वास हुआ इस बात पर कि जब हम प्राणायाम करते हैं, इससे हमारे अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए हमें ताकत मिलती है। व्यायाम करें। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन भी एक हार्मोन है जो कि हमें इस शरीर के दर्द से बाहर निकालता है, हमें खुशी देता है। जब हम एक्सरसाइज रोज करने लगते हैं, किसी भी तरीके का, जॉगिंग, वॉकिंग, योगा करें, कुछ भी करें, उससे आपको लगेगा कि आप ज्यादा नियंत्रण में हैं, अपने जीवन को नियंत्रित कर पा रहे हैं, और उससे आपको ज्यादा खुशी मिलेगी और आगे आने वाले हालातों से लड़ने के लिए ताकत भी मिलती है। घास पर नंगे पैर जरूर चलें, मिट्टी से जुड़ें। दोस्तों, हमारा शरीर भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी है। हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र बिजली के सिग्नल्स निकालता है, और जब हमारे पैर, नंगे पैर धरती पर पड़ते हैं, भूमि से इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में फौरन अंदर जज्ब हो जाते हैं। ये हमारी लाल रक्त कोशिकाओं के चारों तरफ उसको कोट कर लेते हैं, और ये कोशिकाएं आपस में चिपचिप नहीं करती, चिपक नहीं पाती। ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट डिसीज में हमारी मदद मिलती है, और पृथ्वी से जुड़ने से हमें अर्थिंग मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे पूर्वज, आप सोचिए, पहले लकड़ी की खड़ाऊ हुआ करती थी, अब हमने रबड़ की चप्पल पहनकर अपने को पृथ्वी से बिल्कुल इंसुलेट करके अलग कर लिया है। अगर पौधे भी आप लगाते हैं, हालांकि इस चित्र में जो महिला का हाथ दिख रहा है उसने ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन सीधा हाथों से ही मिट्टी को हाथ लगाए। हाथ में मिट्टी लग जाएगी, कोई बात नहीं, धो लेंगे। रेत पे नंगे पैर चलिए, घास पे चलिए, मिट्टी पर चलिए, कुछ नहीं होता, घर पे चलिए, लेकिन नंगे पैर आपकी जमीन पर पड़ने जरूर चाहिए। दक्षिण भारत में तो आज भी ऐसा होता है कि लोग कहीं चप्पल उतार देते हैं और बहुत दूर तक चल के मंदिरों तक जाते हैं, और घर में भी नंगे पैर ही रहते हैं। सो नंगा पैर रहना बहुत जरूरी है। अपने आप को पृथ्वी के साथ, ये हमारी जननी है, हम इसी के 5 तत्वों से बने हुए हैं और वापस इसी में मिल जाना है। लेकिन जब तक जीते हैं तब तक रबड़ की चप्पलें पहनकर इंसुलेट करके जीते हैं। भाई क्यों? आप जमीन पर नंगे पैर चल के देखें, आप ध्यान दें कि जो लोग ऐसा करते हैं वो अक्सर ज्यादा खुश रहते हैं। घास पर चलकर, मिट्टी में चलकर बड़ा मजा आता है, करके देखें, बहुत अच्छा है दोस्तों। और यूट्यूब पे एक फिल्म भी है, अर्थिंग करके, अगर आपको कभी वक्त मिले तो देखना, अंग्रेजी में है। लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर साइंस पे विश्वास करते हैं, या पाश्चात्य जगत से हम थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, उनसे प्रभावित रहते हैं, तो उस तरह की जीवन शैली को या सोच को अपनाने की कोशिश करते हैं। बल्कि वो लोग जो है वो हमारे इन तरीकों को अब रीइंफोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ, जमीन पर नंगे पैर घास पे चलना जरूर चाहिए। तो ये अर्थिंग मूवी है यूट्यूब पर, आपको अगर वक्त मिले तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये एक जाने माने समाज सेवक हैं, सोनम वांगचुक। इनकी संस्था है पेड़ वेड़ लगाती है। ये तो सिर्फ हमारा एक सुझाव है, आप जहां से जुड़ना चाहें, जिस तरह से जुड़ना चाहें, अपने आप से कुछ करना चाहें, जरूर करें।
इनकी संस्था के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये पीपल बाबा हैं, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी पीपल के पेड़ों को लगाने में ही बिता दिया। आप चाहें तो इनकी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। ये वंदना शिवा है नवदान्या की, इनके भी काफी प्रोग्राम्स कार्यक्रम वगैरह होते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं, आप सेवा दे सकते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो इनसे भी जुड़ सकते हैं। आपका अपना है, खेती है, करें, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जरूर लगाएं। दोस्तों, अच्छे से सोइए। जब आप सोते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारा रिपेयर का कार्यक्रम होता है, आपके बॉडी के सेल्स दोबारा बनते हैं, आपका दिमाग पुरानी यादों को आर्काइव करता है, जो चाहिए उन यादों को रखता है, आपकी लिवर और किडनीज अपने आप को रिजुवेनेट करती हैं, आपका नर्वस सिस्टम अपने आप को ठीक करता है। तो इसलिए आपको सोना बहुत जरूरी है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे वाली नींद ना करें, अच्छे से कम 6 घंटा, 7 घंटा जरूर हर रात को सोइए। योग निद्रा, खुद से कहें कि मैं तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक रहा हूं, स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच को अंदर ले रहा हूं। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशन जिसको हम कहते हैं, सकारात्मक सोच को बार बार दिन में कई बार अपने आप से बोलें। अगर आप अभिभावक हैं तो बिना शर्त के अपने बच्चों से प्यार करें, ताकि आपके बच्चे फ्री हो और आजादी से अपनी मनोभावनाओं को आपके साथ व्यक्त कर सकें, शेयर कर सकें, और उनको तनाव जो है जीवन का, जो उसको वो नए नए महसूस कर रहे हैं, वो महसूस ना करें। D3 की कमी के लिए धूप जरूर लें। हमारे देश में धूप तेज होती है, आप सुबह की धूप 20 मिनट या 30 मिनट ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, दोपहर की ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, सुबह की सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन धूप से इतना कभी ना डरें, पीछे ना हटें, क्योंकि जब आप धूप लेंगे आपका शरीर जितना विटामिन 3 चाहिए, D3 चाहिए, उतना वो बना लेता है। वरना D3 आपको सप्लीमेंट जरूर करना चाहिए। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, www.sharan-india.org पे जाके देखें D3 की सप्लीमेंटेशन कितनी होनी चाहिए, उसमें सारी डोसेज दी गई है। उस हिसाब से अपना D3 चेक करें और इसको जरूर सप्लीमेंट करें। दोस्तों, अपना खान पान तो जरूर आप बदल डालें। अगर आप ज्यादातर कुक्ड फूड यानी कि बना हुआ खाना, पका हुआ खाना खा रहे हो तो अपनी आदत को बदलें और सुबह जरूर फ्रूट बाउल, स्मूदी, ये सब जरूर लें, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो आपके दिमाग की तरफ भी जा रहा है। इसलिए खान पान का अच्छा होना और इसका सात्विक सात्विक यानी इस तरह की सात्विक की रॉ, कच्चा भी जरूर खाना चाहिए आपको। कच्चे खाने से कभी दूर ना हटें, क्योंकि इसमें लाइव एंजाइम्स होती हैं, ये आपके पेट में जाती हैं। आपकी गट माइक्रोबायोटा जो है, जो अरबों जीवाणु आपके पेट में रहते हैं, उनका यही खाना है। कच्चे फल, सब्जियां, स्मूदी, हरी सब्जियां, यही वो सब खाते हैं। और अगर इनको खाते हैं तो अच्छों की संख्या बढ़ जाती है, और जब अच्छों की संख्या बढ़ जाएगी तो बुरे जो जीवाणु, जो विषाणु होते हैं, वो अपने आप बाहर चले जाएंगे, और इससे आपके दिमाग का पे असर पड़ेगा। और इससे दिमाग संबंधी कई सारी बीमारियां, सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं, आप और भी जो दिमाग संबंधी बीमारियां हैं, बच्चों में ADHD हो जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये सारी चीजें भी ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर माइकल ग्रेटोडाई, उसमें वो कहते हैं कि इस तरीके का कच्चा खाना, फल और सब्जियां 62% तक डिप्रेशन को कम कर सकता है। अगर फोलेट की कमी है, जो हमने पहले बताया था, तो आप सुबह ग्रीन स्मूदी जरूर लें, केला लें, चीकू दिखाया गया है, चीकू लें, पपीता लें, स्ट्रॉबेरीज लें, इससे फोलेट की कमी दूर हो जाएगी। और हरी सब्जियां जो है, ब्रोकली है, केल है, लेट्यूस है, ये सब चीजें लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो असंतुलन है वो डिप्रेशन का कारक है, और हरी सब्जियां इसे सही करती हैं और फोलेट को बढ़ाती हैं। तो हरी सब्जियां आप जैसे पालक पनीर बना के उसे घोट घोट कर पिएंगे, तो उससे आपके शरीर पर उतना असर नहीं होगा जितना कि आप सुबह 1 गिलास ग्रीन स्मूदी लें तब। तो इसलिए आपने जहां तक हो सके ब्रोकोली को और हरी पत्तियों को, ब्रोकोली को सलाद के रूप में सिर्फ स्टीम करके, रॉ सैलड्स के भी तरीके हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, बहुत सारी रेसिपीज हैं सैलड की, वो आप बना के खा सकते हैं। या सुबह 1 गिलास ग्रीन स्मूदी में हरे पत्तों को बदल बदल कर, कभी आपने लेट्यूस डाला, कभी आपने कुछ और पत्ता डाला, कभी कुछ और पत्ता डाला, उस तरीके खाने को आप बना कर लें। आप महसूस करेंगे 10-15 दिन के अंदर कि आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ गई हैं और आप खुशी भी अंदरूनी तरह से महसूस करती हैं। मैंने भी इसको महसूस किया है, पके हुए खाने को और कच्चे खाने को
दोनों में फर्क उसी दिन महसूस होता है दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, करके देखें। दोस्तों एक ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको मोनोअमाइन कहते हैं। इसमें डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों मिले हुए हैं जो खुशी के हॉर्मोन्स हैं, और इसको तोड़ने वाला एक मोनोअमाइन ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम है जो डिप्रेशन से पीड़ित लोगों में ज्यादा होता है, और ये एंजाइम भी ज्यादा कम होता है जो हमारे गलत खाने की वजह से। तो अगर आप ये चीजें खाते हैं, प्याज, अंगूर, ग्रीन टी, एप्पल, और यहाँ पे खड़े मसाले दिए गए हैं, ये सेरोटोनिन बनाने वाले अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन को बढ़ाती हैं और मिक्स्ड ये ऑक्सीडेज को कम करती हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को ये कम करती हैं। तो आप ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। आपके शरीर के लिए ये भी बहुत अच्छा है। तिल, टमाटर, सूरजमुखी के बीज और पंपकिन, सीताफल के बीज, इन बीज चीजों को आप सलाद में शामिल कर सकते हैं, या आप इन्हें कच्चा भी 1-2 चम्मच खा सकते हैं। आराम से खाइए और सेहत को बनाइए, क्योंकि ये ट्रिप्टोफैन नाम के बहुत ही जरूरी अमीनो एसिड के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरे हुए हैं। जहां तक ओमेगा 3 का सवाल है दोस्तों, जब आप वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार पे रहेंगे तो आपके शरीर में ओमेगा 3 अपने आप ही बढ़ जाएगा। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक बैलेंस बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे हमने जो दाईं तरफ जो कुकिंग ऑयल्स दिखाए गए हैं, कुकिंग ऑयल को आपको छोड़ना पड़ेगा। ओमेगा 3 को बढ़ाना है तो कच्ची सब्जियां और फल खूब ज्यादा खाएं, और खाने में जो तेल इस्तेमाल होता है, एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, इसको कम कर दें या बिल्कुल निकाल दें। ओमेगा 3 अपने आप ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर रोना भी है, कभी कभार रो लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा कि बिल्कुल ठीक नहीं है कि पुरुष नहीं रो सकते, सिर्फ स्त्रियां ही रो सकती हैं, ऐसा कुछ। कभी अगर आंसू बहाना चाहें, बहाकर अपने जी को हल्का कर लें और आगे बढ़ने के लिए ताकत अपने अंदर लेकर आए। मानसिक स्तर पे क्या कर सकते हैं दोस्तों? आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में बहुत बहुत ताकत है। जहां आप मेडिटेट करते हैं वहां आपको बहुत ताकत मिलती है। हमारा दिमाग इतना ताकतवर है कि हम अपने अनुभव को बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं सिर्फ सोच से। संकल्प से सृष्टि आपने सुना ही होगा, ये उसी तरीके से काम करता है। मेडिटेशन जरूर करें, और हमारे देश में तो मेडिटेशन की संस्कृति है। सबसे पहले शायद विश्व में हमारा ही देश है जिसने मेडिटेशन दुनिया को दिया, साधना दी दुनिया को, और हम ही ना करें, कैसे हो सकता है? मेडिटेशन करें, कहीं से भी सीखें, बहुत सारे सोर्सेस हैं, कुछ का हम इधर वर्णन भी करेंगे, वहां से सीख सकते हैं। या फिर आप खुद ही, अगर आपका कोई गुरु है या आप किसी को पसंद करते हैं, आप जिस भी जाति से हैं, जिस भी धर्म से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अपने गहराई में जाएं मन के, आपको कोई ना कोई जरूर ऐसा मिलेगा जो आपके रास्ते पर आपकी चाहत के अनुसार आपको मेडिटेशन सिखा सकता है। जरूर करें, बहुत फायदा मिलता है। मंत्रोच्चारण करिए या सुनिए। अगर आप हिंदू धर्म से नहीं है, मंत्रोच्चारण उस तरीके से नहीं कर सकते, तो आप अपने धर्म में देखिए, अपने धर्म की किताबों को पढ़िए, और वहां पे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जो आप कर सकते हैं। खुद से आत्मसात, अपने आप को देखने की ताकत जो है, आप श्री जग्गी वासुदेव के कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले सकते हैं। इनकी इनर इंजीनियरिंग का कार्यक्रम जो है, ये मैंने भी किया हुआ है, और इससे खुद को देखने की ताकत मिलती है। वो आपको अपने आप से पहचान करा देते हैं, ताकि आप अपने अंदर जो भावनाएं आ रही हैं उनको अलग करके देख सकते हैं, सामने वाले के साथ कंपेयर करके। और उस समय आपको ताकत मिलती है सामने वाले को फेस करने की, उसके सामने आंखों में आंखें डालकर देखने की, बात करने की, और अपने अंदर गलती है तो उसको पहचानने की। दोस्तों ये काफी अच्छा कार्यक्रम है। हम किसी का प्रमोशन इधर नहीं कर रहे हैं। अगर आप जिसको भी करना साथ भी आप जाना चाहें, जुड़ना चाहें, सीखना चाहें, आप उससे सीख सकते हैं। ये सिर्फ हमारे सुझाव हैं, आप अपने पसंद, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने हिसाब से करें। श्रीमान सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं कि कुदरत सहारे के साथ आगे बढ़ती है, सभी अंश एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, हम और आप भी अलग नहीं हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। सामाजिक स्तर पे क्या कर सकते हैं? अच्छे लोगों को दोस्त बनाइए। अगर हम, कई बार हमारी पहचान भी कम होती है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन, हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम खुद को देखना अगर शुरू करेंगे तो अपनी कमियां नजर आएंगी। उनको ठीक करने के बाद हम सामने वाले के साथ एक कंपैरिजन, एक हम कर देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन ठीक है।
और ऐसे बंदे को हम दोस्त बना सकते हैं। जागरूकता के स्तर पर क्या किया जाए? दोस्तों, ये हमारा सुझाव है। दीपक चोपड़ा जी की किताब है क्वांटम हीलिंग, दवाइयां क्यों नहीं लेने चाहिए, या फिर माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर बहुत अच्छे सुझाव, बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही हैं। इन्हें जरूर पढ़िए अगर आपको पढ़ने का शौक है। और डॉक्टर माइकल ग्रेगर की किताब है हाउ नॉट टू डाई, ये भी आप जरूर पढ़ें। इसमें कई तरीके की मानसिक बीमारियों से निजात पाने के लिए उन्होंने उपाय दिए हैं। और डिप्रेशन में केसर बहुत मदद करता है। आप इसको बादाम के दूध या फिर काजू के दूध के साथ आप ले सकते हैं। और केसर चूंकि महंगा होता है, हम में से कई लोग केसर अफोर्ड भी नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, इसलिए हम उस समय जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। जीरे का वही प्रभाव होता है जो कि केसर का होता है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कहते हैं। इसलिए केसर जो है वो डिप्रेशन और अल्जाइमर इन दोनों के लिए दवाई है। अगर ले सकते हैं तो केसर का दूध में मिलाकर, हालांकि दूध पशु का नहीं, आलमंड का या बादाम का या काजू का होना चाहिए, उसमें मिलाकर जरूर लें। केसर का जो इस्तेमाल हमने कहा है, इसको अरोमाकोलॉजी कहते हैं। ये खुशबू का विज्ञान है, क्योंकि हमारे दिमाग की सेहत से ये जुड़ा हुआ है और हमारा दिमाग जो है वो खुशबू को याद करता है और याद रखता भी है। केसर के सूंघने पर भी डिप्रेशन पर असर करता है। और ये हमारे दिमाग के जो ब्रेन केमिकल्स होते हैं, जिनको हम दिमाग के रसायन कहते हैं, उन पे असर करता है सेरोटोनिन नाम के इस हार्मोन को मिलाकर। दोस्तों, यहाँ हमने सारे सुझाव एक साथ दे दिए हैं। क्योंकि हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, हमारा स्वभाव अलग है, हमारी परिस्थितियां अलग हैं, हम सारे सुझाव तो नहीं अपना सकते, लेकिन हम में से सभी लोग इनमें से कोई ना कोई सुझाव तो अपना ही सकते हैं। शुक्राने की डायरी, खुद से प्यार करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, घास पर नंगे पैर चलें और मिट्टी से जुड़ें, अच्छे से सोइए, बिना शर्त के अपने बच्चों से प्यार करें, धूप लीजिए, अपना खाना जरूर बदल डालिए। कभी कभी रोना आए तो रो भी लीजिए, कुछ नहीं होता। इससे हमें अंदर से ताकत मिलती है कि ओके, रो लिया, खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। मेडिटेशन कीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए या सुनिए। ये आप अपने धर्म, अपने सहूलियत के हिसाब से करें। सदगुरु जग्गी वासुदेव की वीडियो देखें या उनके कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं, जरूर लें। अवसाद पर आचार्य प्रशांत की वीडियो देखें। हर बात समझ में नहीं आ सकती, जरूरी नहीं है, अच्छे लोगों को दोस्त बनाएं। दीपक चोपड़ा लिखित क्वांटम हीलिंग पढ़ें या डॉक्टर ग्रेगर की किताब पढ़ें। केसर लें, और जीरा तो हम खाने में शामिल करते ही हैं। केसर का खास महत्व है, अल्जाइमर जैसी बीमारियों में भी ले सकते हैं तो जरूर लें। और आपकी लंबी सेहतमंद यात्रा के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये स्त्री जिनका आपने वीडियो देखा, ये बहुत अमीर घराने की हैं। इतने अमीर कि रुपए पैसे की कोई कमी ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये 15 साल एंटी डिप्रेसेंट साइकोटिक ड्रग्स पे रही, और उनका जो असर है उससे ये जो है मेडिटेशन के थ्रू बाहर निकली। और एक आध बार जैसे ये अपना अनुभव शेयर कर रही हैं कि दवाइयां अचानक इन्होंने खुद ही रोक दी कि मतलब मुझे अब नहीं खानी है, तो बहुत उसका रिएक्शन हुआ। इसलिए जब आप इस रास्ते पर चलें तो पहले तो अपने खान पान को बदलें। एकदम सेहतमंद खाना, जैसे शरण की लाइफस्टाइल पे हम बताते हैं कि इस तरीके का खाना खाएं, वैसा खाना खाते हुए जब आपको अपने शरीर में धीरे धीरे बदलाव नजर आए तो डॉक्टर की सहायता से अपनी दवाइयों को धीरे धीरे, अगर आप ले रहे हो तो टेपर ऑफ कीजिए। अगर दवाइयां नहीं ली हैं तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, आप सीधा अपना खान पान बदलें और जो हमने यहाँ पे सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर धीरे 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 अमल करें। हमारा पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से ठीक हो जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शर्मिला, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। पहले तो यही बता दीजिए कि केसर खाना कैसे है और जीरा कैसे लेना है? देखिए, जीरा तो आप आमतौर पे जिस तरह से खाने में शामिल करते हैं उस तरीके से शामिल करें, जैसे हम छौंक में या तड़के में जीरा डालते हैं। अगर आप केसर को लेते हैं तो केसर को हम दूध में लिया करते थे, राइट? लेकिन इस बार हम दूध गाय का ना रख के बादाम का दूध रखेंगे या फिर काजू, जिसमें फैट हो थोड़ा सा, उस तरीके का दूध रखकर उसमें हम मिला कर लेंगे। What is the difference between depression and BP? BP is related to mind? देखिए, अगर आप तनाव में हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उस तरीके से कह सकते हैं कि तनाव जो है
ब्लड प्रेशर जो है वो दिमाग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तनाव में आते हैं आप तो बीपी बढ़ता है एक तरीके से। वैसे या कई बार ब्लड प्रेशर जो है वो उम्र के हिसाब से भी होता है, जब आपकी उम्र ज्यादा है तो उस समय आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ये है तनाव। और जैसे डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर दोनों अलग अलग चीजें हैं। केसर कितना ले सकते हैं? एक चुटकी केसर, केसर को कभी भी बहुत ज्यादा हम नहीं लेते, और जैसे हम चुटकी भर निकाल कर ही डालते हैं, उसी से उसका काफी सारा रंग आ जाता है। रेणुका पूछ रही है कि आई एम फॉलोइंग द शरण डाइट ऑलरेडी, लेकिन उनको कुछ शायद कोई कॉन्स्टिपेशन है क्या? या फेसिंग कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू टू मच थिंकिंग एंड नॉट गेटिंग माय पीरियड्स फॉर लास्ट 10 months. उनका बीपी लो है 95 पर और स्लीप इज नॉट साउंड, शी इज नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली। देखिए ये तो पूरा जैसे केस को स्टडी करेंगे तभी हम बता सकते हैं। हालांकि आप हमने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आप अमल करेंगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी जो है इंप्रूव हो जाएगी। और शरण डाइट पे ये भी देखना पड़ेगा कि आप कितने टाइम से हैं, अभी से हैं, और अगर शरीर में आपने उस तरीके का खाना जो कि शरीर को खराब करता है काफी साल किया हो तो इस डाइट को असर करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन इस डाइट में आराम से जो फाइबर अगर आप उस तरह से ले रहे हो जैसा हम कहते हैं तो फाइबर आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देगा। Okay, and what is the difference between depression and OCD? Obsessive compulsive disorder होता है वैसे ये। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ना, देखिए ये दिमाग से ही ओसीडी कह लें या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कह लें, ये एक ही चीज को हम जैसे बार बार करते हैं, कई बार बच्चे करते हैं। ओसीडी जो होता है ये कई बार बच्चों में भी हो जाता है, तो एडीएचडी के साथ इसको लिया जाता है कि एक ही चीज मांगते रहना, एक ही चीज करना, ये दिमाग संबंधी ही एक बीमारी है। लेकिन डिप्रेशन अलग है, ये अलग है। हाँ शर्मिला, ओसीडी थोड़ा डिफरेंट होता है कि कई बार लोग स्टक हो जाते हैं और उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि अगर वो बुरे ख्याल आते हैं तो कभी किसी को कुछ हो जाएगा तो वो एक एक्शन को बार बार दोहराते रहते हैं। हाँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यही होता है। और ये बड़ों को भी हो सकता है, हालांकि मैंने इसको बच्चों के इसमें रेंज में ज्यादा देखा है। लेकिन इसके लिए इलाज जो है वो वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार, जिसमें सुबह की स्मूदी, मॉर्निंग का बड़ा सा फ्रूट का बाउल, उसके बाद दिन में कम से कम एक वक्त का खाना आपका एक बहुत बड़ा बाउल सैलेड का, ये मिला हुआ है। और यही इसका जो है खान पान के मामले में इसको ठीक करने का रास्ता भी यही है। Okay. So कन्या पूछ रही हैं कि how to transition to a vegan and raw diet when we have depression due to leaky gut. और एक और क्वेश्चन है कल्पना का कि is depression hereditary? नहीं, डिप्रेशन को हम हेरिडिटरी नहीं कह सकते। माँ बाप में है इसलिए है, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा कहते नहीं है इसको, क्योंकि चाहे जीन्स जो है वो हमको बताती हैं कि आपका शरीर ऐसी सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट करेगा, इस वजह से आपको डिप्रेशन आया हो सकता है। लेकिन उस जीन के जेनेटिक एक्सप्रेशन को हम डाइट से रोक सकते हैं और बदल भी सकते हैं। इसको साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। तो आप डिप्रेशन को हेरिडिटरी ना माने, आप वीगन डाइट पे ट्रांजिशन करें। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका बिल्कुल सोचने समझने का जो तरीका है, एक यूनिवर्स कनेक्शन है, ये सब कुछ बहुत बेहतर होता जा रहा है। आप बहुत लाइट फील करेंगे। ओके, और जो क्वेश्चन था कि अगर डिप्रेशन की वजह से लीकी गट है तो वो रॉ और वीगन डाइट पर कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं? देखिए शुरुआत में मुश्किल होता है। अगर आपको इसके लिए जैसे मेडिकल सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे आकर कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा शुरुआती दिनों में आपकी थोड़ी सी मदद करें। और लीकी गट जो है इसको धीरे धीरे वीगन डाइट ही ठीक कर सकता है, दवाइयां इसको ठीक नहीं कर सकती हैं। लीकी गट से आपको थायराइड फंक्शन कम हो गया है, थायराइड फंक्शन मतलब जो है वो इम्बैलेंस हो गया है, तो इसके लिए पहले जो है उससे थायराइड ठीक होगा, थायराइड के बाद धीरे धीरे लीकी गट ठीक होगा। इमीडिएटली नहीं हो जाता। आपके अंदर की जो म्यूकस लाइनिंग है वो खराब हो गई है, इसलिए लीकी गट हो गया है। सो लीकी गट को ठीक करने के लिए वीगन डाइट पे आपको आना पड़ेगा। उसके लिए शुरुआती दिनों में अगर आपको हेल्प चाहिए आप कंसल्टेशन लेकर करें। ओके, और कैन वी पुट केसर इन स्मूदीज इन द मॉर्निंग? क्या हम डाल सकते हैं? नहीं, स्मूदी का अपना एक अलग पर्पस है कि आपके शरीर में ग्रीन्स जाए, ग्रीन्स विद द फ्रूट, ताकि आपका पेट भरा रहे। केसर को उसमें डालने का कनेक्शन नहीं बनता, आप उसको अलग से लें, आलमंड मिल्क के साथ लें, कैशू मिल्क के साथ लें, वैसे लें। तरीका है दूध के अलावा केसर को पीने का, लेने का?
देखिए, आमतौर पे हम ट्रेडिशनली जब खाने में केसर शामिल करते हैं, पुलाव बिरयानी में भी बनाते हैं, उसको थोड़ा सा 1-2 चम्मच 3 चम्मच दूध डाल के उसी में केसर को डाला जाता है, क्योंकि केसर में जो विटामिन, जो मिनरल, जो प्रोटीन है, वो फैट सॉल्युबल है। यानी कि आप उसको फैट के साथ लें तो आपके शरीर पर ज्यादा अच्छी तरीके से असर करता है। इसीलिए हमने गाय के दूध के बदले आलमंड का मिल्क, बादाम का मिल्क या फिर काजू का दूध सजेस्ट किया, क्योंकि आलमंड, बादाम में और काजू में दोनों में फैट है, चर्बी है, तो उससे वो आपके शरीर में ठीक तरीके से असर करेगा। जी, ये आपने बहुत सही बताया है अब, क्योंकि वो केसर अगर घुलता है पानी में अपना रंग भी नहीं छोड़ता है, हाँ, तो थोड़ा सा फैट का जरूरी होता है, इसीलिए वो आमंड मिल्क और कैशियो मिल्क में बहुत बढ़िया से होगा। हाँ। पारुल पूछ रही है, शुड वीगन मिल्क बी हीटेड विद केसर? नहीं 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 नहीं, आलमंड मिल्क आप निकालते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर निकलता है, राइट, उसको हीट करने की जरूरत नहीं है। गर्म पानी थोड़ा यूज कर सकते हैं, हल्का सा, उसकी भी जरूरत नहीं है, आप डबल बॉइलिंग कर सकते हैं, इन द सेंस कि आपने एक बर्तन में पानी रखा, पानी उबाला, उबलने के बाद आपने गैस स्विच ऑन कर दिया, और जिस गिलास में आपने बादाम का मिल्क रखा है, आप उसको 4 या 5 सेकंड के लिए उस गर्म पानी वाले गिलास में रखें और फिर निकाल दें। आपने बादाम के या काजू के दूध को गर्म नहीं करना है, इसको डबल बॉइलिंग कहते हैं। गैस ऑफ करने के बाद आपने उसमें रखा और फट से निकाल दिया, आप उसको फिर उसको थोड़ी देर काउंटर पे छोड़ेंगे तो केसर अपना रंग छोड़ देगा और उसमें मिक्स हो जाएगा। जी, शुक्रिया। पारुल एक यहाँ पर दे रही है सलाह कि सुदर्शन बता रही हैं कि सुदर्शन क्रिया होम्योपैथी हैज ग्रेटली हेल्प मी ओवरकम एंजाइटी। जी बिल्कुल, सुदर्शन क्रिया श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम से की होगी ना उन्होंने। हाँ, तो मैंने भी किया हुआ है, हालांकि मैंने इस कार्यक्रम में इस बार सुदर्शन क्रिया को नहीं जोड़ा, श्रीमान सदगुरु जग्गी वासुदेव के कार्यक्रम को जोड़ा था, लेकिन सुदर्शन क्रिया जो है वो बहुत अच्छी है। अगर आपको फायदा देती है तो आप जरूर कर सकते हैं। ये उसी तरह से जैसे आप सुझाव में से जो कौन सा आप अपनी जिंदगी में शामिल कर पा रही हैं। आप मेडिटेशन अपने से कर पाती हैं, प्राणायाम कहीं से सीख कर पाती हैं, या फिर इनर इंजीनियरिंग के कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं, या फिर श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं, ये आपका चुनाव। अगर आपको फायदा दिया है तो बहुत अच्छी बात है। एनी सजेशन वेयर टू लर्न प्राणायाम? तो प्राणायाम के लिए आप YouTube से भी कई बार सीख सकते हैं। दोस्तों, प्राणायाम आप श्री श्री रविशंकर के भी जो हैप्पीनेस उनका मेडिटेशन प्रोग्राम है वहां से भी सीख सकते हैं, और कई जो योगा सेंटर्स हैं, शिवानंदा योगा है, कई सारी जगहों पे प्राणायाम सिखाया जाता है। और ऐसा नहीं, आप जैसे खुद भी YouTube के सेशंस देखकर करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपके पास कितना वक्त है, आप कितना टाइम दे सकते हैं। यूट्यूब पे तो आप कभी भी लगाकर बैठ जाएं, लेकिन अगर किसी के कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आप आए हमारे पास, तो जैसे 1 घंटा आपने अलग दिया अपने जीवन का हमें आपके साथ बात करने के लिए, तो वैसे करना पड़ता है ना। तो आप अपने वक्त के हिसाब से देखिए आप प्राणायाम कहाँ से सीखना चाहते हैं। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया शर्मिला, आपने बहुत 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 बढ़िया एक कार्यक्रम हमें प्रस्तुत किया है हमारे साथ। धन्यवाद सीमा, धन्यवाद। और